नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से बड़ी खबर है जहां लूट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ये लोग लूट करते थे। बदमाशों से पुलिस की वर्दी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं चारों ही बदमाश। 13 सितंबर को लूट की वारदात को इन चारों ने अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं, लूट गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ये लोग चोरी करते थे। बदमाशों से पुलिस की वर्दी भी जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ये चारों ही बदमाश। बदमाशों की गिरफ्तारी सीसीटीवी के आधार पर की गई है। जयपुर लूट गिरोह का भांडाफोड़। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है? फर्जी पुलिस वाले जो ये बनकर घूम रहे थे पकड़ा गए हैं अब? देखिए, 13 सितंबर को जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक घटना सामने आई थी जिसमें फर्जी पुलिसकर्मी बनके 4 बदमाश एक फ्लैट पर पहुंचते हैं और वहां पर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का एक और सीसीटीवी फुटेज जयपुर के मानसरोवर इलाके में आया था जहां पर 2 बाइक सवार बदमाश एक घर पहुंचते हैं, लेकिन महिलाओं की सूझबूझ की वजह से घर में घुस नहीं पाते हैं। इस पूरे मामले के बाद में जयपुर कमिश्नरेट ने निर्देश दिए थे कि संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की जाए और अब जो है भागरोटा थाना पुलिस को सफलता मिली, जिन्होंने इस पूरी गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों लोग जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन लोगों से पुलिस की वर्दी और उनकी गाड़ियां भी जो है पुलिस ने बरामद की और बताया जा रहा है कि ये लोग सीआईडी के अफसर बनकर के या फिर लोकल थाने के पुलिसकर्मी अपने नाम पता करके घरों में पहुंचते और वेरिफिकेशन के नाम पे पहुंचते, किसी स्थानीय व्यक्ति की जानकारी रेकी जुटाने के बाद उसका नाम पते जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि इस नाम का व्यक्ति क्या आपके यहाँ पर रहता है। और वहीं पे यदि महिलाएं अकेली होती है तो फिर ये लोग घरों में घुस करके लूटपाट करने की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में भागरोटा थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और चारों के नाम भूरा, अर्जुन, हेमंत, दीपक बताया जा रहा है। इन लोगों ने मानसरोवर, जयपुर के मानसरोवर, प्रतापनगर, खोनगर इलाके में भी नकली पुलिस बनकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। जी विष्णु, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या इस गिरोह में कुछ और लोग भी शामिल थे? ऐसी कुछ जानकारी अब तक मिली है क्या? देखिए, इस गैंग के जो लोग होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं। अलग अलग टीमें बना करके ये लोग वारदात करते हैं। अलग अलग शहरों में ये लोग पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, वारदातें करते हैं। वारदात के बाद जो भी पैसा आता है उसका रुपयों का बंटवारा करने के बाद वापस से ये लोग भाग निकलते हैं। तो ये लोग मतलब ट्रेन के जरिए या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए यहाँ पर राजस्थान, जयपुर में आते हैं। उसके अलावा अलग अलग शहरों में जाके वारदातें करते हैं। तो गिरोह काफी बड़ा होता है, लेकिन 4 बदमाश अभी गिरफ्तार किए। आगे आने वाले वक्त में और भी बदमाश जो है वो पकड़े जा सकते हैं। इसी तरह की कल एक और वारदात जयपुर के करधनी थाना इलाके में ही, जहां पर बीबी भट्टाचार्य नाम के जो व्यक्ति हैं उनके यहाँ पर भी 2 व्यक्ति मौके पर कल पहुंचे हैं। कल पहुंचने के बाद उन्होंने भंवर सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई और घर में लूटपाट करने का प्रयास किया, घर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये कि भागरोटा थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। उनसे पुलिस के आई कार्ड, पुलिस की वर्दी और कई टोपी, मोनोग्राम, कई चीजें उनसे बरामद की है। ये लोग घरों में घुसकर जबरन लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, पुलिस की वर्दी के दिखा करके, और फिर बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। जी विष्णु, ये जो 4 बदमाश थे ये कितनी अभी तक इन वारदातों को, मतलब कितनी चोरियां कर चुके थे? देखिए, अभी जो है इनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल 2 से 3 जो वारदातें वो सामने आ चुकी है। जयपुर के खोनगर इलाके में इन्होंने वारदात की है, प्रतापनगर इलाके में वारदात की है, मानसरोवर इलाके में ये लोग सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। तो सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद में इन लोगों को पकड़ा। 13 सितंबर को दोपहर को जब ये घटना हुई थी उसके बाद में 2 दिन बाद ये वीडियो सामने आए थे और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई थी। और आखिरकार भागरोटा थाना पुलिस ने पहले 2 लोगों को पकड़ा। उनके निशानदेही के बाद में 2 और बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम भूरानाथ, अर्जुन, हेमंत नाथ और दीपक नाथ ये नाम है। और उज्जैन मध्य प्रदेश के लोग रहने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश में रतलाम, उज्जैन और कई अन्य शहरों के लोग रहने वाले हैं। जी विष्णु, आप बता रहे हैं कि इन बदमाशों के पास से आईडी कार्ड, पुलिस की ही आईडी कार्ड और वर्दी जब्त की गई है। तो इन लोगों ने ये वर्दी और ये पुलिस की आई कार्ड कहाँ से चुराए? देखिए, ये सब अभी पूछताछ होना बाकी, चुकी अभी, और ये अभी तक की जानकारी में यही सामने है कि जब मध्य प्रदेश से ये लोग गैंग रवाना होती है तो अपने साथ में ये लोग इस तरह की वर्दी को सिला के रखते हैं। कुछ उनके पुलिस की, स्थानीय पुलिस की, जहां भी जिस शहर में जाते हैं उस तरह के मोनोग्राम में अपनी वर्दी पर लगा के रखते हैं। सबसे पहले ये गैंग जब शहरों में पहुंचते हैं तो स्थानीय थाने का नाम पता करती है। उसके बाद
रैकी की जाती है उस कॉलोनी में, किस कॉलोनी में महिला अकेले रहती है। सुबह 10 बजे के और दोपहर 2 बजे तक के बीच में, यानी सुबह 10 से और 2 बजे के बीच में गैंग वारदात करने के इरादे से घरों में पहुंचते, चूंकि उनको उस वक्त पता होता है कि घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, वो उस वक्त में अपने काम पे जा चुके होते हैं। तो ऐसे में इस दौरान यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में घर में महिलाएं होती है, वो अकेली होती है ना, वहाँ पे स्कूल में बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, उनके जो पति होते हैं वो काम पे जाते होते हैं। तो ऐसे में अकेली महिलाओं को ये लोग चुनते हैं, ऐसे फ्लैटों को चुनते हैं, घरों को चुनते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। जी विष्णु, आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी पुलिस इन बदमाशों को, क्योंकि बदमाशों की इन करतूत से तो पुलिस की ही कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। देखिए बिल्कुल, अब पुलिस जो है इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद में जयपुर शहर में ऐसे कौन से बदमाश है, कितने गिरोहों की ये जयपुर में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि 4 लोग पकड़ में आए कि क्या इनके अलावा मध्य प्रदेश से चलने वाले क्या कोई और भी बदमाश यहाँ पर है, ऐसे तमाम जानकारी उनसे इकट्ठा की जाएगी। और इसके अलावा जयपुर के अलावा कहाँ किन किन बड़े बड़े शहरों में जाकर के इन्होंने वारदात की है, कई बड़े खुलासे होना इनसे बाकी है। जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं चारों बदमाश, क्या वहाँ की भी पुलिस की कुछ सहायता ली गई इस पूरे मामले में? देखिए अभी ये जो चारों लोग पकड़ में आए हैं, चारों के लोगों की ये पुष्टि हो गई है मध्य प्रदेश में रतलाम और उज्जैन के रहने वाले में। ऐसे जयपुर पुलिस अब उज्जैन और रतलाम में जिस इलाकों में ये लोग रहते हैं, उनकी स्थानीय पुलिस से इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाएगी। उसके अलावा ये भी इनसे मालूम किया जाएगा कि और किन किन शहरों में इन्होंने वारदात की, कितने आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ है, या फिर जयपुर में ये लोग कब आए थे, जयपुर में आने के बाद में कितने घरों में इन्होंने इस तरह की वारदात की, कितने घरों में गए और कितनी जगहों पर ये वारदात करने में कामयाब रहे और कितनी जगह पर असफल होकर के लौटे। जैसे कि करधनी इलाके में 13 सितंबर को ये लोग भंवर सिंह नरुगा के घर में गए थे, वहां उनकी पत्नी ने बहादुरी दिलेरी दिखाई ब्रजेश कंवर ने और 4 बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। लेकिन जयपुर पुलिस के लिए अच्छी बात यही कि 13 सितंबर को पहली बार जब वारदात सामने, उसके बाद में 4 दिनों में ये जो गैंग है उसका पर्दाफाश हो चुका है। यदि माना ये गैंग पकड़ में नहीं आती तो हो सकता था आने वाले वक्त में और भी बड़ी वारदात जयपुर शहर में देखने को मिलती। जी विष्णु, जो बदमाश पकड़े गए हैं 4, क्या पूछताछ में अभी कोई जानकारी आई, क्या किसी इस पूरे गिरोह का कुछ अभी तक खुलासा हुआ और कितने लोग शामिल हैं, या पुलिस आगे क्या प्लानिंग करेगी इस पूरे जो चेन है इसको तोड़ने के लिए? देखिए चैन को तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है, 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, उनसे पूछताछ अभी चुकी की जाएगी क्योंकि ये अभी प्रारंभिक स्टेज है जबकि ये लोग पकड़ में आए हैं। तो पकड़ में आने के बाद अभी इनको रिमांड पर लिया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, गहनता से पूछताछ की जाएगी, जो भी स्थानीय पुलिस जो कि मध्य प्रदेश में वहां बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही और कुछ खुलासे होंगे। फिलहाल इसमें एक बात और है कि पुलिस ने अपील की कि यदि किसी भी तरह के इस तरह के बदमाश यदि आपके घर में पहुंचते हैं, खुद को पुलिसकर्मी बताते हैं, तो आप यदि किसी भी तरह के संदिग्ध लगने पर तत्काल स्थानीय थाने को सूचना दें। वहीं पर जो लोग पुलिसकर्मी बनकर उनके घरों में पहुंचते हैं उनसे सबसे पहले आईडी चेक कीजिए और घरों को ना खोले तो ज्यादा अच्छा है, यानी दरवाजा ना खोले, महिला अंदर से ही बात करे तो ज्यादा अच्छा है। और स्थानीय पुलिस ने कहा है कि यदि किसी भी तरह के संदिग्ध आपके पास आते हैं तो आप हमको सूचना दीजिए। जी चलिए ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं कोटा की। कोटा के नयापुरा थाने में आत्मदाह की कोशिश के मामले में थाना परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। बता दें कि एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसएचओ सहित पुलिस का भारी जाब्ता यहां तैनात किया गया है। थाने के बाहर प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और झुलसे हुए युवक राधेश्याम का जयपुर में उपचार जारी है। बता दें कि 40% तक झुलसी हालत में युवक को देर रात जयपुर रेफर किया गया था। युवक ने पार्षद पर परेशान करने का आरोप लगाकर थाने में खुद को आग लगाई थी। नयापुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां नयापुरा थाने के सामने आत्मदाह की कोशिश के मामला सामने आने के बाद अब थाना परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसएचओ सहित पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात है। थाने के बाहर प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। झुलसे हुए बता दें कि जिस युवक ने खुद को आग लगाई थी उसको जयपुर में रेफर किया गया है। जयपुर में उसका उपचार जारी है। युवक 40% तक झुलसा है और झुलसी हुई हालत में देर रात युवक को जयपुर रेफर किया गया था। इस युवक ने पार्षद पर परेशान करने का आरोप लगाकर थाने में खुद को आग लगाई थी। नयापुरा थाने का ये पूरा मामला है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर।
बढ़ते आगे और अब खबर केरल से है। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में चंदा मांगने पर हंगामा हो गया। दरअसल केरल के कोल्लम में कांग्रेस कार्यकर्ता एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचे और भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगने लगे और जब एक दुकानदार ने 500 रुपए दिए तो 2000 रुपए की मांग की गई, जिस पर दुकानदार ने असमर्थता जताई। दुकानदार ने आरोप लगाया कि मांगे गए रुपए न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने दुकान में तोड़फोड़ की और सामान तक फेंक दिया। तो केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में चंदा मांगने पर हंगामा हो गया। केरल के कोल्लम में कांग्रेस कार्यकर्ता एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचे और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगने लगे। जब दुकानदार ने उन्हें 500 रुपए दिए तो ये कार्यकर्ता 2000 रुपए की मांग करने लगे। इस पर दुकानदार ने असमर्थता जताई। दुकानदार ने आरोप लगाया कि मांगे गए रुपए नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने दुकान में तोड़फोड़ तक कर दी और सामान फेंका। बढ़ते आगे और बीकानेर के खाजूवाला में वन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। वन माफिया पेड़ों को काटकर तस्करी कर रहे हैं। बीएसएफ ने गश्त के दौरान अवैध लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा है। खाजूवाला के 25 केवाईडी से पेड़ काटकर परिवहन किया जा रहा था। बीएसएफ ने अवैध लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर वन विभाग को सौंप दिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में वन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। पेड़ों को काटकर तस्करी कर रहे हैं ये वन माफिया। बीएसएफ ने गश्त के दौरान अवैध लकड़ियों से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। खाजूवाला के 25 केवाईडी से पेड़ काटकर वन माफिया परिवहन कर रहे थे। बीएसएफ ने गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर को पकड़ा है और अवैध लकड़ियों से भरे इस ट्रैक्टर को वन विभाग को सौंप दिया गया और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे और बजरी माफियाओं में झगड़ा देखने को मिला है। जोधपुर बजरी माफियाओं की आपस में भिड़ंत हुई है। झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई है। बता दें कि इस शख्स पर 15 लोगों ने हमला किया था। सरियों और लाठियों से वार किए गए थे। लूनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जोधपुर से ये बड़ी खबर। बजरी माफियाओं में झगड़ा देखने को मिला है। बजरी माफियाओं की आपस में भिड़ंत। झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई है और शख्स पर बता दें कि 15 लोगों ने हमला किया था। सरियों और लाठियों से वार किए थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ पूरा मामला है? बजरी माफियाओं में भिड़ंत हो गई। देखिए ऋषिका, अगर बात करें तो जिस प्रकार से जोधपुर शहर में बजरी माफियाओं का आतंक है, लगातार शहर की सड़कों पर ऐसी कई घटनाएं जिसमें लोगों को जो है दुर्घटना करके मौत को की नींद सुला दिया गया। वहीं देर रात जो है बजरी माफिया आपस में भिड़ गए थे। इसमें जो एक ओमाराम पटेल नामक जो व्यक्ति था, इसकी मौत हुई है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब वो गाड़ी लेके जा रहा था तो उसकी गाड़ी को टक्कर मारी गई और करीब 15 लोगों ने उस पर जो है हमला किया, जिसमें सरियों और लाठियों से उसकी पिटाई की गई, गाड़ियों से उसको टक्कर मारी गई। इसके अलावा ये भी आरोप उसके परिजन लगा रहे हैं, मृतक के परिजन लगा रहे हैं कि उनके पास जो है अवैध हथियार भी थे। ऐसे में अब उसके मृतक के शव को जो है मथुरा दास माधुर अस्पताल मोर्ची में रखाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी चंद्रशेखर, झगड़े की वजह क्या रही थी? देखिए, झगड़े की निश्चित तौर पर जो वजह जो है वो बजरी की खुदाई को लेकर ही ये झगड़ा जो है प्रथम दृष्टया ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो अवैध बजरी के खनन होते हैं उसको लेकर जो है झगड़ा, दोनों ही जो पक्ष थे वो बजरी व्यवसाय से जुड़े हैं और बजरी माफिया माने जा रहे हैं क्षेत्र में। और इसको लेकर जो झगड़ा जो है बजरी की खुदाई को लेकर जो झगड़ा था वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो आखिर एक व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया गया। जी एक शख्स पर 15 लोगों ने एक साथ हमला किया है और उसी शख्स की मौत हुई है। उसके मृतक के परिजनों की क्या मांगे हैं अब? देखिए, फिलहाल जो है अगर बात करें तो मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो नामजद आरोपी है, जिन लोगों पर आरोप है, उनको गिरफ्तार किया जाए और
फिलहाल जो है शव को मोर्चे में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी कि आखिर किस तरह से जो झगड़ा बढ़ा और निश्चित तौर पर इस झगड़े के सामने आने के बाद जो बजरी माफिया और बजरी खनन का भी कहीं ना कहीं जो है पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। जी ऋषिका। जी चलिए चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और टोंक के देवली में ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी मैच में गलत निर्णय को लेकर निवारिया टीम के खिलाड़ियों ने विरोध किया। खिलाड़ियों ने एसडीएम भारत भूषण गोयल को ज्ञापन सौंपकर मैच दोबारा कराने की मांग की है। खिलाड़ियों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि रेफरी ने गलत निर्णय देकर बिना मैच करवाने विपक्षी टीम को विजय घोषित कर दिया। कबड्डी मैच के दौरान रेफरी ने गलत निर्णय लिया, जिसके कारण मैच को पूरा किए बगैर ही कासीर की टीम को विजय घोषित कर दिया गया, जिसके बाद निवारिया की टीम ने आक्रोश जताया। ज्ञापन में खिलाड़ियों ने मैच दोबारा करवाने की मांग की है। जो मैच रेफरी था उसके द्वारा गलत निर्णय पर हमारी टीम को वहाँ के स्टाफ ने, प्रशासन ने उनको विजय घोषित कर दिया और हमें हार दे दी। अब किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि उसमें दोबारा कमेटी बिठा के उसका दोबारा फैसला लिया जाए और हमें निर्णय दिलाकर दोबारा मैच कराया जाए। जहाँ से मैच रुका था वहाँ से दोबारा मैच स्टार्ट कराया जाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों पर। कोटा से खबर है। कोटा के नयापुरा थाने में आत्मदाह की कोशिश के मामले में ये अपडेट बता रहे हैं आपको। नयापुरा थाना परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसएचओ सहित पुलिस का भारी जाब्ता यहां तैनात किया गया है। थाने के बाहर प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। बता दें, झुलसे युवक राधेश्याम का जयपुर में उपचार जारी है। 40% झुलसी हालत में देर रात युवक राधेश्याम को जयपुर रेफर किया गया था। पार्षद पर परेशान करने का आरोप लगाकर इस युवक ने थाने में खुद को आग लगाई थी। नयापुरा थाने का ये पूरा मामला है। और जिसमें आवाज सुन के बाहर आया, बाहर आते मेरे ऊपर भी उन्होंने मारपीट की। मारपीट करके मेरे को बाहर ले गए। बाहर भी मारपीट की। मेरे सामने एक लड़का रहता है, उन्होंने आके मेरा बीच बचाव किया। उसके बाद भी मैं नी रुके और मेरी वाइफ के साथ में मारपीट की। वो मेरी बेटी ने छोटा सा वीडियो बनाया है। मैंने नयापुरा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन नयापुरा थाने में मैंने 5 तारीख से आज मेरा मेडिकल हुआ है। बाएं कान में इन्होंने मेरे को बॉक्सिंग मारे, थप्पड़े मारी। गंभीर मामला है। जिस प्रकार से उसकी पत्नी से बातचीत हमारी हुई है कि रोज़ तंग करना, परेशान करना और यहाँ तक उनको मारने की योजना बनाना, और उसने रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। महिला कर्मी में कई बार थाने में गई हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उसको कोई सहारा दिखाई नहीं दिया और लगा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और ये मेरे को मार ही देगा। इससे तो अच्छा है मैं खुद मर जाऊँ। शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? अब तक तो ये था अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी हौसले बुलंद। अब तो कांग्रेस के लोग अपराध में इन्वॉल्व हो गए। पार्षद के अत्याचार के कारण कोई सामान्य आदमी इस स्थिति में आ जाए कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े। उसकी पत्नी कह रही है पुलिस में पार्षद के अत्याचारों के खिलाफ रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं। कई बार पुलिस भी छोटी मोटी घटनाओं मानकर जो ढिलाई बरत देती है, उसका परिणाम ये होता है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आज तो हमारे सामने इलाज प्राथमिकता है। इसका जीवन बचना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई होनी। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ जाते हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, अब थाने के बाहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई बड़े प्रशासन के एसपी, डीएसपी भी मौजूद है वहां बाहर। क्या कुछ अपडेट है ओम प्रकाश? तो चलिए ओम प्रकाश से जुड़ते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? अब थाने परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एडिशनल एसपी, डीएसपी समेत कई बड़े चेहरे वहां पहुंच चुके हैं। क्या अपडेट है पूरा?
जी, पूरा जो नयापुरा थाना है वहां करीब 200 पुलिस के जवान लगाए हैं, आरएसी के जवान, ब्लैक कमांडो, एसटीएफ सहित तमाम अलग अलग एजेंसियों के है और पुलिस का जो भारी जाब्ता। तस्वीरों में हम आपको सीधा दिखाना चाहते हैं, ये नयापुरा थाना है, उसके बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है, आरएसी के जवान है, करीब 200 पुलिस के जवान है और यहाँ प्रदर्शन की सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हुई थी और यहाँ ये जो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, ये प्रदर्शन करना यहाँ के लिए आए हैं। आपसे जानकारी चाहते हैं किस डिमांड को लेकर यहाँ आए। जैसे आप सभी जानते हैं कि कल जो घटना घटी वो कोटा में बहुत ही शर्मनाक घटना थी और पुलिस वालों के ऊपर ये काला धब्बा था जो नहीं होना चाहिए था। ये दूसरी बार नयापुरा थाने में ये घटना घटी है, बहुत शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आप किस डिमांड को लेकर किसका पुतला दहन करने आए? हम यहाँ पे पार्षद का पुतला दहन कर रहे हैं जिसके ऊपर कार्यवाही करने से पुलिस बच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों में कितनी समानता है और कैसे पीएम मोदी ने उनके विचारों को साकार किया है, इस विषय पर एक पुस्तक अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन लिखी गई है, जिसका विमोचन है। इस पुस्तक को सामाजिक संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने संकलित किया है और प्रस्तावना प्रसिद्ध संगीतकार और राज्यसभा सांसद इलैयाराजा ने लिखी है। पुस्तक में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और कार्यों पर शोध किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दूरदर्शी विचारों को पूरा किया जा रहा है। Okay, and Vikram sir will also felicitate MOS INB Shri Murugan ji. Thank you very much, sir. And Vikram Sahai, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, will also present sapling and shawl to Hitesh Jain, Director, Blue Craft. Once again, let's have a round of applause. Okay. विक्रम सहाय सर में काइंडली फैसिलिटेट। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, ये किताब लिखी गई है। कई बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, रामनाथ कोविंद, थैंक यू मिस्टर सहाय, थैंक्स। अंबेडकर एंड मोदी, अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े दिग्गज नेता इस पुस्तक के विमोचन में शामिल हैं। दिल्ली में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। Ideas and interventions of Baba Saheb Ambedkar way back then and the way they continue to define the current government, the Modi government's governance paradigm. Now this book, ladies and gentlemen, is spread over 12 chapters. It makes up an interesting reading on Dr. Baba Saheb Ambedkar's contribution to the making of India as we know today. And the book also delves into varied subjects of scholarly perspective. And now, I request Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur ji, to reflect upon this book, to share his thoughts, welcome address and introductory remarks. Yes, we can put our hands together once again. Thank you so much. भारत के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आदरणीय श्री बालकृष्णन जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रिय डॉक्टर मुरुगन जी, डायरेक्टर ब्लू क्राफ्ट श्री हितेश जैन जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय अधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पर
सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपार हर्ष का विषय है कि अम्बेडकर एंड मोदी इस पुस्तक का विमोचन आज किसी और के कर कमलों से नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स, आइडियाज़ और परफॉर्मर्स एग्जीक्यूशन, ये अपने आप में अम्बेडकर जी के विचारों पर प्रकाश भी डालता है और किस तरह से मोदी जी ने उनको लागू किया और आम आदमी के जीवन में किस तरह से बदलाव लाने का काम किया है। यानी बाबा साहब ने जो समाज के लिए सोचा उसको मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में कैसे कर दिखाया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है और ये साफ चिराग करता है कि जहाँ चाह वहाँ राह है। भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब के विचारों ने हमारे राष्ट्र की नींव रखी है और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन जो है वो समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। वह दलितों, पिछड़ों और वंचितों के महानायक थे। उनके जीवन मूल्य और सिद्धांतों का आधुनिक भारत के निर्माण पर व्यापक प्रभाव है। देश को जब आज़ादी मिली तो प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी कि कैसे समाज में विसंगतियों से दूर किया जा सके, कैसे बहुजनों को, वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास की गंगा सब तक पहुँचे और भारत एक विकसित देश की ओर कैसे अग्रसर हो, ये इनके विचार थे और कल्पना भी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद कई दशक बीत जाने तक कई सरकारें